रिया जल्दी मेरा सामान पैक करा दो, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ओफो राज, तुमसे एक बैग तक पैक नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी सारी तैयारी कर दी खाने पीने की। अरे यार रिया, क्यों गुस्सा कर रही हो? इतने दिन में तो आया था और अब जा रहा हूँ। कम से कम अब तो प्यार से बात कर लो यार मुझसे। इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है कि आप जा रहे हैं। आप यहीं कहीं पास में कोई नौकरी देख लो ना राज, चाहे कम इनकम हो, कम से कम हम साथ तो रहेंगे। हम लोगों को ऐसे दूर दूर तो नहीं रहना पड़ेगा। अरे यार रिया, तुम भी ना बच्चों वाली बात करती हो यार। तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ ताकि हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और वैसे भी मैं महीने में तो एक बार आ ही जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए, फिर क्यों चिंता कर रही हो? जानते हो, एक महीना भी एक साल जैसा लगता है। तुमको पता भी ऐसे कैसे कटा है दिन मेरा। अरे बाबा, आप जाने भी दोगी या ऐसी ही बातें करती रहोगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन ही मिस हो जाए। अच्छा ठीक है, तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट कर आने की कोशिश करना। और हाँ रिया, माँ बाबूजी का ऐसे ही ध्यान रखना जैसे रखते आई हो, किसी चीज की कमी ना हो उनको। अरे बाबा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और उसके बाद राज दिल्ली के लिए निकल जाता है। राज दिल्ली में एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से राज उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी रिया को उनके पास छोड़ा हुआ था। रिया और राज की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। रिया दिल्ली की रहने वाली थी, जो थोड़ी मॉडल टाइप की थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल चंडीगढ़ आ गई। अब वो अपने सास ससुर के साथ वहीं रहती थी। राज महीने में एक चक्कर लगा जाता था। एक रोज, बहू चाय ले आ, चाय का समय हो रहा है। माँ जी ला रही हूँ चाय। थोड़ी देर बाद रिया चाय ले आती है। दोनों चाय पीते हैं तो अरे विमला, बहू ने चाय में मीठा ही नहीं डाला है? फीकी लग रही है चाय पीने में। और न नाश्ते में कुछ लेकर आई वो आज? अरे बहुत काम होते हैं घर में, भूल गई हो कि मैं ही ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर खाने के लिए विमला रिया को आवाज लगाती है, बहू बहू कहाँ हो, जरा खाना तो लगा दो। रिया अपने कमरे में आराम से लेटी रहती है और अपनी सास की आवाज जानबूझकर नहीं सुनती और कानों पर तकिया लगाकर लेट जाती है। पर विमला की बार बार आवाज लगाने से रिया तंग आ जाती है। फिर उठकर झुंझलाहट में उनको खाना देकर आती है। लीजिए, लगा दिया खाना, खा लो अब, लेकिन मेरी जान मत खाओ। बहू कहाँ थी? मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी। माँ जी, जब आवाज नहीं आई थी तो खुद ही ले लेती, इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत थी? सो रही थी मैं, कम से कम थोड़ी देर चैन से तो आराम करने दीजिए। बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम आराम कर रही हो, नहीं तो मैं खुद ही ले लेती। बहू तुम खाना खाकर सो जाओ, अब बर्तन मैं धो लूंगी। नहीं, बता दो कुछ और भी चाहिए तो, फिर बाद में टेंटे मत करना। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। फिर एक दिन रिया डिनर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और मोबाइल देखने लगती है। कुछ देर बाद, विमला, बहू को खाना लगाने को तो बोल दो, मुझे अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। 9 बज गए हैं, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई है। जी अभी बोलती हूँ बहू को। विमला बहू को नीचे से आवाज लगाती है, पर रिया आज एक नहीं सुनती और हेडफोन लगाकर अपने रूम में फोन पर गाने सुन रही होती है। फिर थक हार कर विमला को खुद ही ऊपर जाना पड़ता है खाना लाने के लिए। लगता है बहू सो गई है, मैं ही धीरे धीरे जाकर लाती हूँ खाना। और फिर जैसे जैसे विमला ऊपर जाकर देखती है तो रिया हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और खुद खाना खा रही थी। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विमला कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना लेकर ऊपर से आने लगती है। लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं और हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। साथ ही बूढ़ी विमला का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आ बचाओ! अरे अरे विमला गिर गई। अरे बहू बहू जल्दी नीचे आओ, विमला गिर गई। पर जब तक रिया नीचे आती है बहुत देर हो चुकी थी। विमला की मौत हो जाती है, जिससे अब रमेश अकेला रह जाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन राज दिल्ली से अपने घर चंडीगढ़ आए। रिया, खाना लगा दो, बाबूजी और मुझे जल्दी से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ राज, बस खाना रेडी है, आप फ्रेश होकर आइए, इतने में लगाती हूँ। राज ऊपर से आ जाता है और रिया टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बाबूजी लीजिए ना, थोड़ी दाल और लीजिए, आपके लिए बनाई थी, आपको इसे पचाने में आसानी होगी। नहीं, इच्छा नहीं है। बाबूजी लीजिए ना, रिया कितने प्यार से आपको खाना खिला रही है, ले लीजिए ना थोड़ी दाल और। रिया के कहने से रमेश मन ही मन सोचता है, राज के सामने बहू समय पर खाना परोसती है और ऐसे ये खाना डालकर भी नहीं देती। काश उस दिन ये विमला की आवाज सुन लेती तो आज मेरी विमला भी जिंदा होती। राज बाबूजी को कमरे में ले जाता है और उनके पैरों की मालिश करता है। फिर बाबूजी सो जाते हैं। बाद में राज भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह राज के दिल्ली जाने का समय हो जाता है। रिया, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम बाबूजी का ध्यान रखना, माँ तो रही नहीं।
बस अब मेरा सहारा बाबूजी है। अरे राज, आप क्यों फिक्र करते हो? बाबूजी ने आपसे कभी ये बोला कि मैं उनकी सेवा नहीं करती आपके जाने के बाद? नहीं रिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान रखना, किसी चीज की कमी ना हो, और डॉक्टर के यहाँ टाइम से ले जाया करना। अरे राज बेटा, क्यों बहू पर गुस्सा हो रहे हो? अरे बहू ध्यान रखती है मेरा, तो फिक्र मत कर। राज दिल्ली चला जाता है और फिर रिया बाबूजी का 2-3 दिन तो अच्छे से ध्यान रखती है और फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाती है। और फिर एक दिन रमेश रिया को खाना लाने के लिए बोलता है। बहू खाना लगा दो। ऐसे ही तो वो बुढ़िया चली गई आवाज मारते मारते, एक दिन ये भी चला जाएगा, और ये कहकर फोन में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती है, इस बूढ़े ने तो खून पी कर रखा है मेरा, चिल्लाने देती हूँ, कब तक चिल्लाएगा, आज मैं भी देखती हूँ इसको। और ऐसा कहकर फोन में लग जाती है। फिर रमेश धीरे धीरे कदम रखकर ऊपर आ जाता है और रसोई से खुद खाना निकालने लगता है, और उसके हाथ कांपते रहते हैं और सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिस कारण रिया अंदर से चिल्लाती हुई आती है, ये सब क्या है बाबूजी? सारी रसोई गंदी कर दी, कौन साफ करेगा इसको? आपकी धर्मपत्नी तो भगवान को प्यारी हो गई, खाना भी ठीक से नहीं निकालना आता, पूरे दिन सर में दर्द करके रखा हुआ होता है मेरा। बहू मैंने आवाज लगाई थी तुमको, पर तुमने नहीं सुनी। क्या करता, खुद लेने ऊपर आ गया। कैसा समय आ गया है। बचपन में तो माँ रखती थी खाना, फिर शादी के बाद पत्नी करती थी, और अब जब बहू का नंबर आया तो बुढ़ापे में लाचार होकर खुद को ही परोसना पड़ रहा है खाना। हाँ, नहीं सुनी आपकी बात, तो क्या कर लोगे? अपने बेटे राज से मेरी शिकायत करोगे? जाओ कर देना, राज भरोसा भी नहीं करेगा तुम पर, क्योंकि राज को पता ही नहीं मैं कैसी हूँ। इस बात से अनजान रिया की ये सब बातें नीचे खड़ा होकर राज सुन रहा था। वो गुस्से में ऊपर आया। रिया, बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म, आज मुझे भी पता चल गया कि तुम कैसी हो। रिया राज को देखकर हक्की बक्की हो जाती है और रिया की फेस का रंग ही उड़ जाता है और रिया डर जाती है। उसकी असलियत राज के सामने आ जाती है। राज, तुम यहाँ, तुम तो दिल्ली गए थे ना? और राज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। गया था मैं दिल्ली, पर मुझे बाबूजी ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, जो तुमने माँ के साथ किया और अब बाबूजी के साथ कर रही थी। मेरी बात तो सुनो राज, मैं ऐसी नहीं हूँ। सुनो तो राज, पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस करो रिया, मैंने खुद तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनी है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। राज ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। राज पुलिस बुला लेता है और रिया को अपने माँ बाबूजी के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में अंदर करवा देता है। रिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देती है, और कुछ दिन बाद राज अपने पिता को अपने साथ दिल्ली ले जाता है। बाबूजी, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, और आप यहाँ अकेले नहीं रहोगे, मैं आपको अब अपने साथ ही रखूंगा। फिर राज रमेश को अपने साथ दिल्ली ले जाता है और कुछ टाइम तक खुद अपने पिता की सेवा करता है। और थोड़े दिन बाद प्रिया नाम की लड़की उसके पड़ोस में ही रहती थी। वो अक्सर राज के ऑफिस जाने पर उसके घर आकर उसके बाबूजी का खूब ख्याल रखती, साथ ही उसके घर को भी अच्छे से साफ करके रखती। रमेश को प्रिया पसंद आ गई और उसने राज को उससे शादी करने के लिए मना लिया। प्रिया पारंपरिक और संस्कारी लड़की है राज, वो इस घर के लिए एकदम सही है। मेरी मानो तो जिंदगी में आगे बढ़ो और उससे शादी कर लो। राज ने प्रिया से शादी कर ली और कुछ समय बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है, जिससे अब उनका परिवार पूरा होता है और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे।